हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं सत्य प्रकाश उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, NCERT साइंस के जो प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास प्रश्नों के जो वीडियो चल रहे हैं उनकी श्रृंखला अभी हमारी चल रही है। आज हम NCERT क्लास 8th साइंस का जो 9th चैप्टर है, चैप्टर का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जंतुओं में जनन। इस नाम से जो चैप्टर है, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। और हाँ, याद रखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो में आपके लिए जो स्टडी मटेरियल प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला आप लोगों के लिए दी जा रही है, क्या वो आपके लिए यूजफुल हो रही है या नहीं हो रही है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और फिर उसके बाद में आप खुद डिसाइड करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद में अब शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरों की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के इस अभ्यास प्रश्नों की। चैप्टर देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, जंतुओं में जनन चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर के जो प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। प्रश्न पूछना चाह रहा है कि जो सजीव जनन करते हैं वो जनन क्यों महत्वपूर्ण है, इसको समझाना है। तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे कि ये प्रक्रम प्रत्येक जीव की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। उस जीव की जो संतति है या पीढ़ी है उसको बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। अर्थात यह एक ऐसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। यानी ये जो जीव हैं, जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी जो इनकी निरंतरता है उनको बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है। अगर मान लीजिए सजीवों में जनन की प्रक्रिया नहीं हो तो जिस सजीव में जनन की प्रक्रिया नहीं होगी उस सजीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और अंत में उसी जो प्रजाति है, उसकी जो प्रजाति है उस प्रजाति का लोप हो जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। यानी मनुष्य में निषेचन की जो प्रक्रिया होती है उसको हमें समझाना है, कैसे निषेचन की प्रक्रिया होती है। देखिए, इसका उत्तर है कि जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। आप लोगों को पता होगा कि नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का जब संलयन होता है, संलयन होने के बाद में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो जनन की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है? शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से स्टार्ट होती है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री माँ के अंडाणु, देखिए निषेचन के प्रक्रम में स्त्री जो माँ है उसके अंडाणु और नर यानी पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। इसलिए नई संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं और यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। आप लोगों को पता होगा कि मनुष्य में जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो नर व मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है और मादा के शरीर के अंदर होने के कारण इसे कौन सा निषेचन हम कह रहे हैं? आंतरिक निषेचन कह रहे हैं। अगर मान लीजिए नर और मादा युग्मकों का जो संलयन होता है मादा के शरीर के बाहर हो रहा है तो वह निषेचन कहलाता है बाह्य निषेचन। ये निषेचन जलीय जीवों जैसे मेंढक वगैरह में पाया जाता है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन ही होता है, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है मादा के शरीर के अंदर ही होती है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर ये आप शुक्राणु देख पा रहे होंगे, ये अंडाणु है,
या वैसे तो ये पूरा अंडाणु है, लेकिन ये जो अंडाणु का केंद्रक है और ये शुक्राणु का केंद्रक है। जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है तो शुक्राणु का सिर और धड़ वाला भाग अंडाणु के अंदर प्रवेश करता है, और जब दोनों के केंद्रक एक जगह मिल जाते हैं, संलयन क्या होता है, दोनों के केंद्रकों का मिलना, जब दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं संलयित केंद्रक, देखिए ये रहा संलयित केंद्रक, यानी दूसरे नंबर पे जो कोशिका है ये क्या बन गई, एक युग्मनज बन गई। जैसा कि आपको पता है कि युग्मकों के संलयन के दौरान क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो यहां अंडाणु एक युग्मक हो गया, शुक्राणु एक युग्मक हो गया। अंडाणु कैसा है, मादा युग्मक है, और जैसा कि आप साइन देख पा रहे हैं आनुवंशिकी में ऐसा पढ़ोगे, और नर युग्मक का साइन होता है ऐसा, नर युग्मक का साइन एरो लगा हुआ रहता है और मादा युग्मक के साइन के प्लस का निशान लगा रहता है। खैर छोड़िए इसको, जैसा भी आप देख पा रहे हैं यहां पर देखिए नर युग्मक शुक्राणु है ये रहा, और मादा युग्मक अंडाणु है ये रहा। जब दोनों का संलयन हो रहा है तो क्या बन रहा है, युग्मनज बन रहा है। और संलयित केंद्रक जो है, ये संलयित केंद्रक ही किसका निर्माण कर रहे हैं, युग्मनज का निर्माण कर रहे हैं। तो मनुष्य में निषेचन का प्रक्रम है, उसको आपको समझाना है, तो ये डायग्राम भी जरूर बनाना है। और ये डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं मेरे द्वारा बनाया हुआ डायग्राम भी अभी आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, ये डायग्राम मैंने खुद अपने हाथों से मेरे नोट्स में बनाया हुआ है और इसको आप देख के बना सकते हो, ठीक है। चलिए इसको एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि जनन का प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु अंडाणु का संलयन है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है, इसलिए संतति में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। और ये निषेचन शरीर के अंदर होता है, इसलिए आंतरिक निषेचन कहते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का निर्माण हुआ। यहां तक आप लोगों को देखना है, डायग्राम मेरे द्वारा बनाया हुआ आपने देख लिया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सर्वोचित उत्तर का चयन करना है, जो सही आंसर है उसका चयन करना है। देखिए पहला प्रश्न है क्या कि आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है। तो मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में और नर के शरीर से बाहर। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि आंतरिक निषेचन मनुष्य में पाया जाता है और उसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है कहाँ होती है, मादा के शरीर के अंदर होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मादा के शरीर के अंदर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका ख देखते हैं कि एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है, यानी ये कहना चाह रहा है कि एक टेडपोल जो है वो किस प्रक्रम के द्वारा वयस्क में विकसित होता है, उस प्रक्रम का क्या नाम है। चार ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं, पहला है निषेचन, दूसरा कायांतरण, तीसरा रोपण और चौथा मुकुलन। यहां आप लोगों को देख के बताना है कि इन चारों में से कौन सा आप लोगों को सही आंसर लग रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेडपोल जो होता है, मेंढक में विकास की जो दर होती है उसमें टेडपोल नाम आता है, यानी टेडपोल एक अवस्था आती है। और मेंढक में जो युग्मनज से शिशु बनने तक की जो प्रक्रिया है या वयस्क बनने तक की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कायांतरण के द्वारा होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो शिशु होता है उसमें और वयस्क में दोनों की जो शारीरिक संरचना होती है वो अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर कायांतरण होता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि जब मेंढक में बाह्य निषेचन आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पर कायांतरण देखा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, कायांतरण। थर्ड इसका प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या। देखो युग्मनज में केंद्रकों की संख्या देखनी है भाई। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे नर युग्मक शुक्राणु है और मादा युग्मक अंडाणु है, दोनों कैसे एक कोशिकीय जीव हैं। अब संलयन होगा तो आप खुद इसको समझ रहे हैं कि दोनों कोशिकाओं के केंद्रक एक जगह मिलेंगे, तो ये जो युग्मनज है, जाइगोट है, ये जाइगोट कैसा हो जाएगा, द्विकोशिकी होगा या नहीं। तो इसमें कितनी कोशिकाएं हो जाएगी, 2 कोशिकाएं हो जाएगी, 2 केंद्रक इसमें हो जाएंगे। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कोई नहीं, ये भी गलत है, 1 ये भी गलत है, 4 ये भी गलत है, सही आंसर हो जाएगा 2। तो एक युग्मनज में पाए जाने वाले
केंद्रकों की, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई? 2। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। चौथा प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि निम्न कथन सत्य है तो टी और असत्य है तो एफ। ये संकेत आप लोगों को इधर लिखना है। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। ये सही है या गलत है, इसकी पहचान हमें करनी है और इसको सही गलत मैं आप लोगों को कारण सहित बताऊंगा। ठीक है, अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, एफ हो जाएगा ये। अब गलत क्यों है, आप लोगों को पता होगा कि अंड प्रजक जंतु तो शिशु को जन्म देते ही नहीं है। ये तो किसको जन्म देते हैं? अंडे को जन्म देते हैं, यानी अंडे का विकास करते हैं। अंडज अंड प्रजक जंतु जो है इनको अपन अंडज भी कहते हैं, ध्यान दीजिए। तो ये फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म नहीं देते हैं। ये किसको जन्म देते हैं? ओनली ये अंडा उत्पन्न करते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बताया अभी कि जैसे मान लो मानव की ही अपन बात करें तो एक शुक्राणु है जैसे, और एक अंडाणु है। शुक्राणु भी एक कोशिका, अंडाणु भी एक कोशिका। अब दोनों अलग अलग जब तक है तब तक तो एकल कोशिका रहेगी, लेकिन जैसे ही इनमें संलयन हो जाता है, संलयन के दौरान ये कैसी कोशिका बन जाती है? इसमें 2 केंद्रक हो जाते हैं, तो द्विकोशिकीय संरचना हम इसको कह देते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न को सही ढंग से आपको देखना है कि प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है। प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, ये बिल्कुल सही है, ट्रू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि शुक्राणु एकल कोशिका ही होती है। चलिए देखते हैं इसी का ग प्रश्न। ग क्या कह रहा है कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। अरे भाई अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है, मादा की फेलोपियन ट्यूब आप लोगों को मैंने बताई थी, उस फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है और आंतरिक निषेचन होता है। जबकि मेंढक में तो क्या होता है, जैसे फीमेल आई और फीमेल आके जल में क्या करती है? अंडों का उत्सर्जन कर देती है और बहुत सारे अंडे जो होते हैं एक जगह कॉलोनी के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर इस कॉलोनी के पास में क्या आता है? मेल आता है और मेल आके फिर क्या करता है? यहाँ पर शुक्राणुओं को छोड़ देता है। शुक्राणुओं को छोड़ता है तो ये शुक्राणु क्या करते हैं? इस कॉलोनी में जाकर और इन अंडाणुओं को निषेचित कर देते हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कि क्या अंडे फीमेल के अंदर हैं? नहीं है। क्या शुक्राणु मेल के अंदर है? नहीं है। क्या निषेचन की प्रक्रिया इन दोनों में से किसी में हुई? नहीं हुई। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हुई? यहाँ बाहर इस कॉलोनी में हुई। तो कैसा निषेचन पाया जाएगा भाई? बाह्य निषेचन पाया जाएगा। तो मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसी का घ कि वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीव का प्रारंभ करती है युग्मक कहलाती है। क्या युग्मक कहलाती है? क्या जो कोशिका मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है? बिल्कुल सही है। अरे भाई अभी जैसे मैंने कहा था शुक्राणु तो ये नर युग्मक हो गया, अंडाणु ये मादा युग्मक हो गया। तो वह कोशिका जो मनुष्य के नए जीवन का प्रारंभ कर रही है युग्मक कहलाती है। प्रारंभ तो इसी से हुआ है ना, शुक्राणु से मान लो, अंडाणु से मान लो, दोनों से ही हुआ है। तो ये दोनों क्या है? युग्मक हैं। तो शुरुआत तो किससे हुई है? जीवन का प्रारंभ तो युग्मक से ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये राइट है, ट्रू। ठीक है, घ जो है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अण वाले की तरफ कि निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है। अरे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि नर युग्मक शुक्राणु एकल कोशिका, मादा युग्मक अंडाणु एकल कोशिका, निषेचन की प्रक्रिया हुई, दोनों केंद्रक मिल गए, तो इसमें कितनी कोशिकाएं हो गई? 2 कोशिकाएं हो गई। अब आप ही बताइए, नर युग्मक शुक्राणु एक कोशिका है,
एक कोशिका है, मादा युग्मक अंडाणु एक कोशिका है। अब निषेचन की प्रक्रिया हुई तो निषेचन के बाद में जो दिया गया अंडा होता है क्या वो एकल कोशिका होगा क्या? बिल्कुल, अंडा एकल कोशिका होता है। निषेचन के पश्चात जो अंडा दिया जाता है वो एकल कोशिका होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है च अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि अमीबा में अलैंगिक जनन होता है लेकिन मुकुलन द्वारा नहीं होता है। अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वह द्विखंडन द्वारा होता है। द्विखंडन बोल दो या द्विविखंडन बोल दो, क्योंकि इसमें जो पूर्ण विकसित अमीबा होता है वह पूर्ण विकसित अमीबा क्या करता है, दो भागों में बंटता है और उसके पहले केंद्रक दो भागों में बंटते हैं, फिर उनसे दो स्वतंत्र अमीबा यानी संतति अमीबा बनते हैं। तो इसमें मुकुलन द्वारा जनन नहीं होता, द्विखंडन द्वारा जनन होता है। तो ये जो है च अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये हो जाएगा फॉल्स, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो च जो है ये गलत हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 6 अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। देखिए अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। यानी अलैंगिक जनन में एक ही जनक से संतति का विकास होता है, वह मेल से हो चाहे फीमेल से हो। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का संलयन नहीं होता, यानी युग्मनज बनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप लोग यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि अलैंगिक जनन में निषेचन होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन ये जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है आप लोगों के सामने ज द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि एक पूर्ण विकसित अमीबा जो होता है उसका केंद्रक विभाजित होता है और केंद्रक के विभाजन से दो स्वतंत्र क्या बनते हैं, दो स्वतंत्र अमीबा बनते हैं। तो द्विखंडन यानी अमीबा में अलैंगिक जनन होता है और इस अलैंगिक जनन के थ्रू एक अमीबा कितने खंडों में विभाजित हो गया, दो खंडों में विभाजित हो गया, यानी दो भागों में बट गया। तो अलैंगिक जनन की विधि द्विखंडन है जो अमीबा में पाई जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों के हो जाएगा सही, यानी ये ट्रू होगा। ठीक है, ज जो है ये ट्रू होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। झ जो प्रश्न है निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। बिल्कुल, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो युग्मनज बनता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मेल और फीमेल यानी शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म और एग दोनों में जब संलयन की प्रक्रिया होती है तो संलयन के दौरान क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट मतलब युग्मनज बनता है। तो इसमें निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, युग्मनज बनता है। ये बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए प्रश्न है इसका खाली वाला कि भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। अरे भाई, भ्रूण एकल कोशिका का कैसे होता है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर और मादा युग्मक जो होते हैं संलयन होता है जब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान, तो द्विकेंद्रकीय संरचना ये होती है, यानी इसमें दो कोशिकाएं हो जाती है। तो भाई एकल कोशिका तो हो ही नहीं सकता। और फिर निषेचन के बाद में जब युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, उसमें भी कुछ परिवर्तन होते हैं,
तब जाके क्या बनता है, भ्रूण बनता है। तो एक भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, भ्रूण एकल कोशिका का नहीं होता है। तो ये आपके फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 5वां प्रश्न, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं दीजिए। यानी युग्मनज और गर्भ में आप लोगों को, युग्मनज और गर्भ में दो अंतर आप लोगों को बताने हैं। तो देखिए पहला अंतर आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए युग्मनज में देखते हैं कि निषेचन के समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के समय क्या होता है, शुक्राणु जो नर युग्मक होता है, अंडाणु मादा युग्मक जो है उसके साथ संलयित होकर क्या करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं। और यह जनन प्रक्रम के प्रथम चरण के परिणाम स्वरूप बनता है। यानी जनन प्रक्रम का जो पहला प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण के कंप्लीट होने के बाद में क्या बनता है, युग्मनज बनता है। बात करते हैं गर्भ की, तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। युग्मनज जब विकसित होता है तो युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, वह क्या कहलाती है, वह गर्भ कहलाती है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाए तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। यानी गर्भ का पूरी तरह विकसित हो जाएगा गर्भ, यानी गर्भ का पूरा विकास हो जाएगा तो जो माँ होती है जिसके गर्भ में शिशु होता है गर्भाशय में, तो वह क्या करती है, नवजात शिशु को जन्म देती है। इस प्रकार देखिए युग्मनज और गर्भ दोनों में डिफरेंस जो है आप लोगों के सामने है कि निषेचन के समय शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। और जनन का जो प्रक्रम है उसका प्रथम चरण होता है, उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। जबकि गर्भ की बात करें तो युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण की व्यवस्था इसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है, वह क्या कहलाता है, गर्भ कहलाता है। और जब गर्भ का पूरा विकास हो जाता है तो माँ किसको जन्म देती है, नवजात शिशु को जन्म देती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छठा क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। सबसे पहले तो हमें अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखनी है और परिभाषा के साथ साथ जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन हमें करना है, बिल्कुल शॉर्ट में वर्णन करना है इनका। तो देखिए वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक एक नए जीव को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई जनक है, हाँ ये फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और एक ही जनक से क्या बन जाए, संतति बन जाए। एक ही जनक जैसे मेल है या फीमेल है और उसी से क्या बन जाए, संतति बन जाए, तो यह जनन की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। चलिए देखिए इसकी दो विधियां हैं, पहली तो मुकुलन है, दूसरी द्विखंडन है। मुकुलन की बात करें तो ऐसा जनन जिसमें जनक में एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं। और ये उभार जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। जो उभार बनते हैं इनको हम मुकुल कहते हैं। और ध्यान दीजिए मुकुलन द्वारा जो जनन होता है हाइड्रा में भी होता है, और एक यीस्ट जो सेकंड चैप्टर के अंतर्गत हमने पढ़ी थी, तो यीस्ट में भी मुकुलन द्वारा जनन होता है। उभार को हम क्या कह रहे हैं, मुकुल कह रहे हैं। अब यहाँ पर मुकुल बन रहे हैं इसीलिए इस विधि को मुकुलन कह देते हैं। तो देखिए मुकुल ऐसा जनन जिसमें जनक से एक या अधिक उभार विकसित होकर नए जीव को जन्म देते हैं, मुकुलन कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा। अब बात आती है द्विखंडन की। देखिए द्विखंडन ऐसा जनन जिसमें जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अमीबा। मैंने अभी अभी बताया था कि अमीबा का केंद्रक विभाजित होकर क्या करता है, दो संतति अमीबा विकसित करता है। और ये दोनों संतति अमीबा जो विकसित होते हैं, यानी अमीबा जब खंडित खंडों में बंटता है, भागों में बंटता है, तो वह दो खंडों में बंटता है। तो दोनों खंडों से स्वतंत्र रूप से दो अमीबा संतति बनती है। तो द्विखंडन की विधि जो होती है किसमें पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है।
तो भाई अगर यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछ ले कि मादा के किस जनन अंग में निषेचन होता है, तो निषेचन तो कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में। आप लोगों को मैंने अच्छी तरह समझाया है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, फेलोपियन ट्यूब में, जिसको अंडवाहिनी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब, और इसी को डिंब वाहिनी भी कहते हैं। डिंब वाहिनी भी इसी का नाम है। फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी तीनों इसी के नाम है। फेलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी। इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है, इसमें निषेचन होता है। अब यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो भाई फेलोपियन ट्यूब आप लोगों ने देखी होगी। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन के पश्चात ये जो जाइगोट होता है, क्या होता है, कहाँ आता है, गर्भाशय की तरफ आता है, और गर्भाशय की भित्ति के चिपक के यह क्या करता है, अपरा का निर्माण करके और रोपण ये कर लेता है। तो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण हुआ, गर्भाशय में हुआ। तो ये गर्भाशय में इसका रोपण होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारे सामने है, कयांतरण किसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कयांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते हैं। जैसे शिशु बना, शिशु से वयस्क बना, तो इसके शारीरिक अंगों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। अगर मनुष्य की बात करें तो बच्चा छोटा होता है, उसका आकार छोटा होता है, लेकिन जितने शारीरिक अंग शिशु में होते हैं, वयस्क में भी उतने ही शारीरिक अंग होंगे। यानी शारीरिक अंगों की संख्या की बात अगर करें हम, तो कोई भी नया शारीरिक अंग नहीं बनता है। तो ध्यान दीजिए, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होते हैं। ऐसे जंतुओं के शिशुओं का कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ वयस्क में रूपांतरण ही कयांतरण कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो मेंढक में जो टेडपोल रूपांतरित होता है, वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, टेडपोल जो होता है, इस टेडपोल में छलांग लगाने के लिए टांगे नहीं होती है। टेडपोल वयस्क में बदलता है और वयस्क में टांगे विकसित हो जाती है और ये छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। तो इस प्रकार कायांतरण को सामान्य स्थिति में अगर हम समझना चाहें तो कायांतरण किसे कहेंगे, कि वह स्थिति जिसमें एक शिशु और वयस्क, यानी शिशु से क्या बनेगा, वयस्क बनेगा। तो शिशु में और वयस्क में शारीरिक अंग जो होंगे, ये शारीरिक अंग कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, एक समान नहीं होंगे, मिलते जुलते नहीं होंगे। तो शारीरिक अंगों में क्या होगी, भिन्नता होगी। देखिए, कुछ जंतुओं में शिशु वयस्क के समान नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आप लोगों को समझना है कि शारीरिक अंगों में वृद्धि हो या बढ़ोतरी हो जाए तो उसे हम कायांतरण कह देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न हमारे सामने है, आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। यानी आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में हमें अंतर बताना है। देखिए, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन लिखे हुए हैं। आंतरिक निषेचन की परिभाषा की बात करें तो इसमें निषेचन की जो प्रक्रिया होती है मादा के शरीर के अंदर होती है, तो यह शरीर के अंदर होता है, और बाह्य निषेचन ये शरीर के बाहर होता है। देखिए, आंतरिक निषेचन का दूसरा भेद अगर अपन देखें तो ये मानव, मुर्गी आदि में होता है, और बाह्य निषेचन की प्रक्रिया मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली, स्टारफिश अगर आपको याद नहीं रहे तो जलीय प्राणी आप लोग याद रख लीजिएगा। जलीय प्राणी के याद रखने से आपको मछली, स्टारफिश, मेंढक वगैरह याद आ जाएंगे। तो इस प्रकार आंतरिक निषेचन मानव और मुर्गी में होता है, और बाह्य निषेचन मछली और स्टारफिश जैसे जलीय जीवों में होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, 10वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा करना है। ये बाएं से दाएं चलना है और ये ऊपर से नीचे चलना है। इसको आप खुद भर सकते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ बाएं से दाएं चलना है। यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अंडाणु कहाँ उत्पादित होते हैं, अंडाशय में उत्पादित होते हैं। तो यहाँ अंडाशय लिख सकते हैं अपन, अंडाशय हो जाएगा। फिर 3 नंबर पर देखिए, वृषण में उत्पादित होते हैं। तो 3 नंबर पर क्या होते हैं, शुक्राणु वृषण में उत्पादित होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं शुक्राणु।
फिर देखिए 4 नंबर पर हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन है वो किस विधि के द्वारा होता है, तो ये विधि होती है मुकुलन। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, देखो मु लिखा हुआ है, कुल लिखना है अपन को और नय लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ 1 नंबर पर तो क्या आया, यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो ये तो अंडा से हो गया। तीसरे नंबर पे है वृषण में उत्पादित होते हैं, शुक्राणु उत्पादित होते हैं। चौथे नंबर पर हाइड्रा का अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, और ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। पहले में यह मादा युग्मक है। अब पहले में देखो अणु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडाणु। अंडाणु डा लिखना है अपन को। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि मादा युग्मक, यह मादा युग्मक है, क्या होता है, अंडाणु होता है। दूसरा देखिए ऊपर से नीचे ही दूसरे में देखना है, नर और मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ने लिखा हुआ है, से और च लिखना है हमको, न लिखा हुआ है। तो ये क्या बन गया, ऊपर से नीचे आने पर निषेचन बन गया। ठीक है, और पता है नर और मादा युग्मक का जब मिलन होता है तो निषेचन की प्रक्रिया होती है। यह मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु होता है। देखिए चौथा है एक अंड प्रजक जंतु। एक अंड प्रजक जंतु हमें लिखना है, तो यहाँ देखो मु लिखा हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें पता है कि मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं गी, रगी, रगी, मुर्गी। तो ये क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। ऊपर से नीचे की तरफ अंड प्रजक जंतु क्या हो जाएगा, मुर्गी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, इसमें आंसर शीट भी दी हुई है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के सारे प्रश्न हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के उत्तर में कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके और उस समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से इसको रिप्ले कर लीजिए। देखने के बाद में दोबारा फिर से शुरू से इसको देखिए, और जब देखोगे तो मुझे विश्वास है कि यह आसानी से आप लोगों के समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सबको बता दीजिए कि इस चैनल पर आप लोगों को स्टडी मटेरियल के रूप में जो आप लोगों को चैप्टर का सॉल्यूशन मिलता था, उसके साथ साथ आपके प्रश्नोत्तरों की वीडियो भी मिलने लग गए हैं, तो आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप लोगों को लगता है कि इस चैनल पर जो स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है आप लोगों के लिए अच्छा साबित हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और घर से बाहर जब भी निकले तो मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.